हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और हमने उसके जो बेसिक टाइप्स हैं उसको हमने डिस्कस किया। उसके बारे में जो एक सैलिएंट फीचर्स है या जो इम्पोर्टेंट वेज इम्पोर्टेंट मैकेनिज़म्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सब हमने डिस्कस किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is again a very diverse kinds of mechanisms exist for sexual reproduction एंड डिफाइनिंग फीचर जो हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उसमें हमने ये देखा था कि सबसे बेसिक क्राइटेरिया है जो वो ये है कि देर इज़ ऑलवेज ए सिंगल पेरेंट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एंड देर इज़ नो गैमीट फॉर्मेशन, there is no typical gamete formation by the meiosis process. There are some specialized structures which may be considered as a kind of gametes like these zoospores or pseudopodiospores, but however the true gamete formation is not involved in the asexual reproduction. And during asexual reproduction these cell division in the unicellular organisms itself is equivalent to the reproduction. And there is one more typical feature for asexual reproduction is that, and this is the sort of very important feature of asexual reproduction, and it is that the offsprings during the asexual reproduction they are morphologically and genetically similar, okay, to the parent. So the young ones are similar to the parents, and many times these similar organisms they are technically called as clones of each other. So this is what we had seen in the asexual reproduction. But on the same lines, now let us see what is the very essential feature for the sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आप लोग गेस कर सकते हो क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट के बजाय डबल पेरेंट होगा, राइट? ऑलवेज नो, नॉट ट्रू। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि देयर इज़ ऑलवेज ए सिंगल पेरेंट, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट भी हो सकता है और डुअल पेरेंट्स यानी टू पेरेंट्स भी हो सकते हैं। सो ये एसेंशियल फीचर नहीं है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एसेंशियल फीचर है वो ये है कि देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, सो देयर विल बी टू काइंड्स ऑफ द गैमीट्स। ये है एसेंशियल फीचर। So two kinds of the gametes will be formed, and these gametes are called as male and female gametes. So sexual reproduction will always involve two kinds of the gametes called as male and female gametes, and these male and female gametes will fuse and form a zygote, and this zygote will later on develop, grow and mature into a complete new organism. This is how they produce their progeny through the sexual reproduction. तो ये इसका एसेंशियल फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि मेल एंड फीमेल गैमीट प्रेजेंट होना ज़रूरी है, एंड दिस गैमीट्स विल फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट, एंड दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैं दे मे कम फ्रॉम द सेम पेरेंट, सेम सिंगल पेरेंट से भी आ सकते हैं, या दो पेरेंट अपोजिट जेंडर्स के अपोजिट सेक्सेस के होंगे उनसे भी आ सकते हैं। मेल गैमीट विल कम फ्रॉम द मेल पेरेंट, फीमेल गैमीट विल कम फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। ठीक है, नाउ these gametes by the same individual or by the individuals of the opposite sexes, right? So ये इसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। now sexual reproduction की वजह से क्या होता है, क्योंकि उसमें मायोसिस होता है और जो गैमीट्स होते हैं उनका जो साइज़ है वो ऑलवेज इट विल बी हैप्लॉइड जीनोम साइज, राइट? तो जेनेटिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने देखा है कि हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड का मतलब क्या होता है। तो जीनोमिक कंटेंट और जेनेटिक कंटेंट ऑफ दीज गैमीट्स विल ऑलवेज बी हैप्लॉइड, एंड दिस so two haploid gametes will fuse to form a diploid zygote, and this new organism is zygote is the diploid organism, diploid full-fledged organism.
राइट। इसमें कुछ वेरिएशंस, कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो हम और डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे। जैसे जो हमने लाइफ साइकिल लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। कुछ ऐसे हैं जिसमें स्पोरोफाइट प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेट करता है, कुछ में गैमीटोफाइट स्टेज डोमिनेट करता है। वो थोड़ा सा वेरिएशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। बट उसको अगर आप हटा दीजिए, एक जनरल जो फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें अगर आप देखें, so just because these two gametes are involved, and usually these gametes are formed by meiosis, either immediately before formation of gametes or at some stage there will be meiosis, and this is how these gametes will come into picture later on. So because of this meiosis there is a possibility of the recombination and crossing over, and these gametes which are produced, there will be certain variability factor involved in the genetic information of these gametes, and these gametes always have an opportunity to fuse with one gamete or the another, right? There will be so many female gametes and so many male gametes, right? A huge number of the gametes will be there, so they have the choice, and these gametes will differ a little bit from one another because of the recombination or meiosis process, right? So and they may come from different parents as well. So because of this thing, the zygote which is formed after the reproduction and this new organism which is being made, this will not be similar to the parent. So the young ones or the offsprings will not be similar to the parents, to their parents. तो ये भी एक एसेंशियल फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सबसे पहले क्या होगा, गैमीट्स होंगे दो तरह के, और दूसरा ये है कि जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे, जो इनके बच्चे होंगे, वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल 100% आइडेंटिकल, 100% सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो बिकॉज ये इसमें गैमीट फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, और इसमें एक फ्यूज़न, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, देन ग्रोथ, मैच्योरेशन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। सो एज यू कैन इमेजिन दैट दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व्स इन एलाबोरेट एंड डिटेल्ड प्रोसेसेस, ओके। तो इसके 3 फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन एलाबोरेट एंड डिटेल्ड mode of reproduction. It's a complex way of reproduction. It's not simple like asexual reproduction, and it is a slower process and slower mode of reproduction as compared to the asexual mode of reproduction. ओके, तो ये 3 कंपैरिजन आप ये एडिशनल भी उसमें जोड़ सकते हैं। नाउ whenever there is an organism, the organism is born, then it grows and develops, it becomes capable of reproduction, it reproduces, and then eventually it dies. तो ये साइकिल हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में। नाउ व्हेन वी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, then there is one additional point here to be noted. The organism is born, it grows and develops and matures, and then it becomes able to reproduce, right? तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो होता है वो अटेन करने के लिए सबसे पहले आपका जो फिज़िकल मैच्योरिटी है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है, वो ज़रूरी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ऐसा नहीं था, ओके। बट यहाँ पे टू अटेन द फर्स्ट दे विल अटेन द मैच्योरिटी, there will be proper growth and development of the organism, and only then they will be able to sexually reproduce. Whereas in case of asexual reproduction, no such typical stage of the uh, vegetative maturity is required before the asexual reproduction can take place, right? तो अब जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे पहले जो एक ग्रोथ का फेज़ होता है स्टार्टिंग में, और बर्थ होने के बाद उनका जो एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं जुवेनाइल फेज़, ओके। सो व्हाट इज़ जुवेनाइल फेज़? जुवेनाइल फेज़ इज़ द पीरियड ऑफ द ग्रोथ। तो जुवेनाइल फेज़ इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनिजम्स, मे बी प्लांट्स, मे बी एनिमल्स, मे बी सम अदर
kinds of the organisms like fungi etc. Okay, so this is juvenile phase, yani young ones before the complete maturity, they are called as the juvenile phase. And in case of the plants, this juvenile stage is more often called as vegetative phase. उसमें जुवेनाइल फेज भी आप बोल सकते हैं. यूजुअली हम प्लांट्स के केस में इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं. वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव डेवलपमेंट होती है, तो पहले वेजिटेटिव फेज होता है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज या सेक्सुअल फेज होता है. तो जुवेनाइल फेज के बाद सेकेंड स्टेज आता है रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज. ड्यूरिंग दिस स्टेज व्हाट हैपेंस, these organisms or these plants or these animals, whatever they may be, they will start developing some certain morphological and certain physiological characteristics before they can become reproductively active. ओके, तो यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज अटेन करने से पहले उनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. एनिमल्स में क्या आता है, या फिर ह्यूमन में अगर हम देखें तो एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, तो उसके कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे बॉयज़ में बियर्ड का, दाढ़ी का आ जाना, एंड हेयर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड देन फीमेल्स में ब्रेस्ट्स का डेवलपमेंट होना, वॉइस की क्वालिटी में चेंज होना, राइट. तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं ह्यूमन के. इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो चेंजेस आते हैं मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वो क्या होते हैं, जो रेगुलर ग्रोथ हो रहा होता है, लीव्स ग्रोथ होती हैं, या न्यू शूट्स, न्यू बर्ड्स, दे विल बी फॉर्म्ड. बट व्हेन देयर इज अ रिप्रोडक्टिव स्टेज, व्हाट विल हैपन, there will be development of a new kind of a structure called as flower. So when plants flower, that means there is the reproductive stage now has arrived. Before flowering there is a vegetative stage, and flowering will happen only after certain minimum growth has happened. अगर एक बहुत ही प्लांटलेट है, छोटा सा प्लांट है, उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ तो उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी, right? So when plants flower, that means the plant has now entered the reproductive phase of its life cycle. But there are many plants which flower multiple times. ठीक, जैसे कि if you take this mango tree or any annual tree, any perennial tree, तो उसमें क्या होता है कि हर साल उसमें फ्लावर्स लगते हैं, राइट. तो उसमें क्या होगा, जब प्लांट्स ने फ्लावर किया तो वो रिप्रोडक्टिव या मैच्योरिटी स्टेज में, सेक्सुअल स्टेज में एंटर कर गया. उसके बाद फिर से क्या होगा, फ्लावर्स निकल गए, फिर से नेक्स्ट ईयर फ्लावर आएंगे. तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम द मैच्योर स्टेज नाउ इट हैज़ डेवलप्ड इनटू वेजिटेटिव स्टेज. सो here you should be clear that the first stage, whenever there is the first time of the flowering, then only this plant enters from the juvenile phase into the reproductive phase. Then onwards the plant remains mature. It may grow vegetatively or it may grow flowers, but it remains in a reproductively mature stage. ठीक. So when we are talking about flowering, the flowering is usually, the flowering is not throughout the year, but there is certain period of time in a year when the flowering takes place, and this kind of flowering is called as seasonal flowering. ठीक. एंड सीजनल फ्लावरिंग की वजह से ही सीजनल क्रॉप्स या सीजनल फ्रूट्स हमें देखने को मिलते हैं. क्रॉप्स का कुछ टाइम पीरियड होता है, कुछ लाइक रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, राइट. सो दिस seasonal crops, these radish or these grapes, they have certain period, certain time period. So this is because the flowering takes place only upon particular favorable environmental conditions. When they become available, then plants get triggered to start flowering.
So now we have seen juvenile phase, reproductive phase, and the third stage is the senescent phase. ओके, सेनेसेंट फेज क्या होता है? जो बुढ़ापे का स्टेज होता है, या धीरे धीरे प्लांट्स विल स्टार्ट showing symptoms of the old age and eventually they will die, right? So उस स्टेज को सेनेसेंट स्टेज बोलते हैं. तो जुवेनाइल स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड सेनेसेंट फेजेस. So these phases can be very clearly defined in annual and biennial plants, right? आप जो एनुअल प्लांट्स हैं, यानी जो सिर्फ एक साल ग्रो करते हैं, अगर आप उन प्लांट्स में देखोगे, जैसे कि आप राई या मस्टर्ड का प्लांट ले लो, तो ये एनुअल प्लांट है. तो उसमें क्या होता है, वो ग्रो करेगा जो सीड है, और plant will grow, it will develop into a mature plant, and then it will flower, it will enter into the reproductive phase, it will bear the fruits, and eventually it will start senescence, and it will become dry, it will become dead. So there you can clearly define these three phases. But these three phases are relatively difficult to identify, difficult to very clearly define in case of the perennial plants like mango or fig tree, or such kind of the like people tree. Okay, so certain plant, certain branches may grow, they may mature, and they may senesce, and so this is not very clear, or not very uh, easily distinguishable in case of the perennial plants as compared to the annual plants. However, we can distinguish in a broad way these three stages, these three phases in perennial plants as well. And there are certain unique patterns, certain unique features for the flowering. So this is important from exam as well as need point of view. Many times it has been asked. There are certain typical, or rather certain what we say, surprising, or you can say that certain unique kinds of the flowering patterns which are observed. Like in case of bamboo is a perennial plant. It grows for 50 to 100 years, but it flowers only once in a lifetime. Despite being a perennial plant, it does not flower all the time, rather all the year. Once in a year it does not flower. तो बम्बू क्या होता है, छोटा सा प्लांट है, ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, बड़ा सा हो जाएगा, बहुत सारे साल बीत जाएंगे, बट इट विल नॉट फ्लावर. इट विल फ्लावर एट द लास्ट स्टेज, जब 50 या 100 ईयर्स का हो जाएगा, एंड देन इट विल फ्लावर, इट विल बियर फ्रूट्स, एंड देन इट विल बिकम ड्राई, इट विल बिकम डेड. So this is a unique pattern for flowering in the bamboo. Similarly, there is a very famous flower. The local name is Nilkuranji. The botanical name is Strobilanthes kunthiana. The Strobilanthes kunthiana is a plant which is found in the South India, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, in these portions, usually in the hilly tracts. So this plant has a very characteristic flowering pattern, that it flowers once in 12 years. Okay, so it had flowered in September October 2006, then after 12 years again in 2018 it flowered. Okay, so whenever these these plants flower, these bright blue flowers, these are very beautiful. They are covering the hilly tracts, and the fallow land is covered by these flowers, and this attracts lots of tourists in these areas. So whenever this flowering season comes for these Strobilanthes plants, the large hilly tracts turn blue, and it looks very beautiful. It attracts lots of tourists also in those areas, and many of these hill stations actually are famous, and people visit to see these tracts of the Nilkuranji, these blue beautiful tracts. So this was about the plants. Now let us see few features about the animals. So in animals also, these morphological and physiological changes take place, as we have seen. Maybe it is some animal like the cattle or dogs, or these kites. You will see some certain morphological and physiological changes. Morphological changes means changes in the structure of the
body, or changes in the external appearance of the body, right? So like the development of the breasts. So these are the morphological changes. Physiological changes means there will be certain changes in their physiology, in their फिजियोलॉजी हम ऑलरेडी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, राइट? तो डिफरेंट different kinds of different parameters of their life processes are included in the physiology, and there will be certain alterations, certain changes into these, like there is a breeding season for dogs, and then these dogs sort of go mad, and they will keep wandering, right? When there is a uh, breeding season in the cattle, this cattle will start producing certain sounds, and like frog breeding season, there will be frog calls will be there. So this arises because there is certain physiological changes, and it stimulates that animal to uh, produce those behavioral changes. So there will be various morphological, physiological, and behavioral changes, and these changes eventually will lead to the reproductive phenomena. So, however, this and before and this reaching of the morphological maturity is essential before it can enter into the reproductive phase. So, you already are aware that, like the plants, some plants flower in winter, some plants flower in the summer, some plants flower in some different months. Similarly, these animals also, they have different seasons for the breeding. Some animals may breed throughout the year, but some animals breed after certain different intervals of the time. Like hen, अगर आप देखें मुर्गी जो है, so it will lay the eggs, then for few months it will not lay eggs, again it will start laying the eggs. So there will be certain patterns, okay? So for some other animals, they will lay eggs only during certain seasons or during certain uh, typical environmental conditions. So this seasonal laying of the eggs is seen in the birds, frogs, lizards, etc. And as you have seen, as you would have known, that the poultry farms keep producing the eggs throughout the years, right? जो हम poultry eggs लेके आते हैं खाने के लिए regularly जो use होता है, so these eggs are not result of the seasonal laying of the eggs, because these eggs are actually not for the reproduction, and these poultry farm eggs, they are actually exploited from the nature for the human welfare, for the development, and for the nourishment of the human. So this is sort of a kind of unnatural or artificial way of producing the eggs. However, hen lays eggs following a seasonal pattern only. Okay. So this seasonality is there in the plants as well as in the animals, as well as also in the lower organisms like algae and fungi. It will depend on many environmental factors, many behavioral factors, and um, several social factors also may determine uh, these kind of the patterns. So similarly, if we see for the mammals, in the mammals also there is certain pattern for the reproduction. There is certain season for the cattle when they become more receptive for the reproduction. Like you know that cow, sheep, deer, dog, tiger, elephant, rats. These animals breed or reproduce only at certain uh, definite intervals of the time, and then they become inactive, sexually inactive. Okay. Uh, Similarly, we will study in more detail about the reproductive cycle in the humans also. Though in humans the reproductive stage remains throughout the year, but there is a 1 month cycle which is called as menstrual cycle, which operates in the females, in the women. Okay, so all these things now we will discuss in the next lecture. So here in this lecture now we have discussed about the a brief introduction, and we have appreciated a few general features about the sexual reproduction.
Now we will go into more in-depth details of the sexual reproduction in the next lecture. So keep noting the important points and happy learning. Enjoy the lectures. Thank you.